ओरहान सबसे मजबूत एस रैंक पार्टी का फाउंडर था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे पार्टी से निकाल दिया क्योंकि उनकी नजर में उसकी सपोर्ट मैजिक दूसरों के मुकाबले काफी कमजोर थी। जबकि सच्चाई यह थी कि ओरहान कभी मेज था ही नहीं। उसने हमेशा तलवारबाजी को अपना असली हुनर और जुनून माना था। इसलिए पार्टी से निकलने के बाद उसने फैसला किया कि अब वह दोबारा अपनी असली राह पर लौटेगा और एक महान सोलो स्वॉर्ड्समैन बनेगा। ओरहान अकेले ही डंजन में भटक रहा था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही जिंदगी से थक चुका हो। तभी उसके सामने एक डीमन रैट आ जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है जिसे उसने बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया था। वह राक्षस की ओर देखता है और एक ही वार में उसका काम तमाम कर देता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि लंबे समय बाद तलवार चलाने की वजह से वो थोड़ा रस्टी हो गया है। इस लड़ाई की आवाज सुनकर आसपास मौजूद दूसरे चूहे भी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, मगर हीरोज पार्टी के फाउंडर के सामने वे बिल्कुल टिक नहीं पाते। ओरहान तेजी से एक एक करके सभी रैट्स को मार देता है। जमीन पर बिखरे हुए कोर्स को देखकर वह सोचता है कि शायद वह उतना कमजोर नहीं हुआ है जितना उसने खुद को समझ लिया था, और शायद एक सोलो स्वॉर्ड्समैन के रूप में उसके लिए अब भी उम्मीद बाकी है। लेकिन तभी अचानक गॉब्लिन्स का एक झुंड उसे चारों तरफ से घेर लेता है। ये डीमन रैट से कहीं ज्यादा ताकतवर थे और ओरहान ये अच्छी तरह जानता था। इसलिए वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता और खुद पर अपनी सपोर्ट मैजिक डालता है। उसकी ताकत कुछ समय के लिए बढ़ जाती है, उसका शरीर ज्यादा मजबूत हो जाता है और उसकी तलवार और भी घातक बन जाती है। गॉब्लिन उस पर हमला करते हैं, लेकिन एस रैंक पार्टी में रहकर सीखी हुई उसकी स्पीड और स्किल्स के सामने वे टिक नहीं पाते। ओरहान एक एक करके सभी गॉब्लिन्स को काट डालता है। उसी दौरान वह सोचता है कि उसने कभी अपनी सपोर्ट मैजिक खुद पर इस्तेमाल ही नहीं की थी, और अब उसे एहसास होता है कि ये उसे कितना ओवरपावर्ड बना देती है। पहली वेव खत्म होने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स करने ही वाला था कि तभी दूसरी वेव उस पर टूट पड़ती है। उसे पता था कि उसकी एन्चांटमेंट जल्दी ही खत्म होने वाली है, फिर भी वह आगे कूद पड़ता है और रास्ते में आने वाले हर गॉब्लिन को काटता चला जाता है। आखिरी गॉब्लिन को वह दौड़ाकर पकड़ता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। इसके साथ ही उसकी डिफेंसिव एन्चांटमेंट खत्म हो जाती है। अब उसे एहसास होता है कि उसकी स्पेल सिर्फ 3 मिनट की लड़ाई तक ही चलती है, यानी उसे भविष्य में बहुत सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना होगा। तभी गॉब्लिन्स की तीसरी वेव डंजन में घुसती है और पूरी रफ्तार से ओरहान की तरफ दौड़ पड़ती है, उसे मार डालने के इरादे से। लेकिन ओरहान फिर भी उन्हें एक एक करके गिराता चला जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी एन्चांटमेंट फिर खत्म होने वाली है, इसलिए वह आखिरी कुछ गॉब्लिन्स पर हमला करने से ठीक पहले एक बार फिर स्पेल इस्तेमाल करता है। आखिरी गॉब्लिन की आंखों से जिंदगी खत्म होते ही उसके दिमाग में वो शाम फिर से ताजा हो जाती है। उसे याद आता है कि कैसे ओलिवर उसके स्टडी रूम में एन और दुर्ग के साथ आया था और सीधे उसके मुंह पर कह दिया था कि वे उसे हीरोज पार्टी से निकाल रहे हैं। ओरहान सन्न रह गया था। उसने ओलिवर की तरफ देखकर पूछा था कि वो क्या बकवास कर रहा है, वे तो बचपन के दोस्त थे। लेकिन ओलिवर बोला कि सिर्फ एक ही गांव से होने का मतलब यह नहीं कि वह पार्टी का सबसे बेकार सदस्य न हो। एन और दुर्ग भी साथ मिलकर कहते हैं कि ओरहान सिर्फ उन्हें पीछे खींच रहा है और उनकी महान बनने की राह में रुकावट है। ओरहान की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस पार्टी को उसने खुद बनाया, उसी पार्टी से उसे कैसे निकाला जा सकता है। वही पार्टी जो इतनी तेजी से डंजन्स क्लियर करती हुई पूरे देश में मशहूर हो गई थी। ओलिवर बताता है कि पिछले मिशन में उसने दूसरी पार्टियों को देखा और उनके एन्चांटर कितने ज्यादा काबिल थे। उनकी तुलना में ओरहान उन्हें बिल्कुल बेकार लगा। ओरहान यह सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि वह कभी एन्चांटर था ही नहीं। उसने यह रोल सिर्फ इसलिए अपनाया क्योंकि पार्टी में किसी और को मैजिक आती ही नहीं थी। उसने खुद अपनी तलवार छोड़ दी और सपोर्ट मैजिक सीखनी शुरू की। यहाँ तक कि अपनी कमजोरी को पूरा करने के लिए उसने खुद की एक अलग मैजिक स्टाइल भी बनाई। लेकिन एन उसका मजाक उड़ाते हुए उसे लूजर कहती है और बोलती है कि वो बस बहाने बना रहा है क्योंकि ओलिवर उससे कहीं बेहतर स्वॉर्ड्समैन था। ओरहान आखिरी उम्मीद के तौर पर ओलिवर की तरफ देखता है, लेकिन ओलिवर कहता है कि उन्होंने एक नया एन्चांटर भी ढूंढ लिया है जो उन्हें और ऊपर तक ले जाएगा। अब ओरहान सच्चाई स्वीकार कर लेता है कि इस पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। वो चुपचाप अलविदा कहकर जाने ही वाला होता है कि एन हंसते हुए कहती है कि वो कभी एस रैंक पार्टी के लायक था ही नहीं, क्योंकि उसकी तलवार और उसकी मैजिक दोनों ही सिर्फ ए रैंक की है, यानी वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है लेकिन मास्टर ऑफ नथिंग। ओरहान वापस वर्तमान में लौटता है और अपने नए फाइटिंग स्टाइल के बारे में सोचता है जो स्वॉर्ड्समैन और मेज दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो तय करता है कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ही रहेगा, लेकिन अब वो हर एक चीज में मास्टर बनेगा और ओलिवर और बाकी सबको उनकी गलती का एहसास कराएगा। तभी टेलीपोर्टेशन रूम में 4 एडवेंचरर्स हांफते हुए घुसते हैं। उनका लीडर पूछता है कि क्या सब ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक साथ इतने सारे ऑक्स की उम्मीद नहीं की थी। उनमें से एक कहता है कि वे उस लड़की को पीछे छोड़ आए। लीडर बोलता है कि उसने सही फैसला लिया, क्योंकि अगर वे उसे बचाने जाते तो सब मर जाते। वैसे भी वो लड़की आज ही पार्टी में शामिल हुई थी, इसलिए उसने अपने पुराने दोस्त को इम्पोर्टेंस दी। ओरहान के अपने जख्म अभी ताजा थे। वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है।
उनमें से एक कहता है कि वे कुछ कर ही नहीं सकते थे। दूसरा ओरहान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहान उसे आसानी से जमीन पर पटक देता है और कहता है कि चुपचाप भाग जाओ। फिर वो लीडर से पूछता है कि उसने उस लड़की को कहाँ छोड़ा है और उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। वो लड़की उसे एक गुफा के आखिरी सिरे पर मिलती है, जहाँ वो ऑक्स की पूरी भीड़ से घिरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपनी डिफेंसिव शील्ड से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जैसे ही ऑक्स उसकी ढाल तोड़ने ही वाले होते हैं, ओरहान कूदकर बीच में आता है और अपनी वाइंड मैजिक से उन्हें पीछे धकेल देता है। लड़की हैरान और घबराई हुई खड़ी रहती है। ओरहान बिना समय गवाए तलवार निकालता है और ऑक्स पर टूट पड़ता है। पहला ओआरसी उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहान आसानी से उसका हमला रोक लेता है। अपनी सपोर्ट मैजिक से खुद को मजबूत बनाकर वो ऑक्स को ऐसे काटता है जैसे वे मक्खन से बने हों। लड़की हैरानी से देखती रहती है और सोचती है कि ओरहान आखिर स्वॉर्ड्समैन है या मेज। ओरहान अपनी रीइंफोर्समेंट मैजिक से तलवार की धार बढ़ाता है और ऑक्स के हथियारों और शरीर दोनों को काटता चला जाता है। उसे एहसास होता है कि वे लोग सही थे, वे इतने ऑक्स का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन ओरहान खुद मर जाना पसंद करता, किसी साथी को छोड़कर नहीं जाता। इस सोच के साथ वह दर्जनों राक्षसों को एक साथ काट डालता है। लड़की उसे देखती रहती है, ये सोचते हुए कि आखिर ये आदमी कौन है। कुछ ही देर में गुफा में सिर्फ ऑक्स की लाशें और चमकते हुए कोस बचे रहते हैं। ओरहान लड़की की तरफ मुड़ता है, लेकिन उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ पाता है, क्योंकि अब एड्रेनालाइन खत्म हो चुका था। शाम तक दोनों डंजन से बाहर निकलते हैं। लड़की अपना नाम सोफिया बताती है और उसकी जान बचाने के लिए उसे डिनर पर चलने का न्योता देती है। ओरहान मान जाता है और उसके साथ सिल्वर रैबिट गिल्ड में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि सोफिया उसी गिल्ड की मेंबर है। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी की याद दिलाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता किसकी। जल्द ही ये उलझन खत्म हो जाती है जब सोफिया उसे अपनी बड़ी बहन सेल्मा से मिलवाती है। सेल्मा को ओरहान पहले से जानता था। वह देश की सबसे ताकतवर एस रैंक एन्चांटर थी और उसी ने पार्टी रोल्स का सिस्टम बनाया था। स्वॉर्ड्समैन अटैक करेगा, टैंक डैमेज सहेगा और मेज सपोर्ट देगा। सोफिया अपनी बहन को बताती है कि ओरहान ने ही उसकी जान बचाई है। सेल्मा थोड़ा शांत होती है और अपनी बहन को डांटती है कि वह बिना बताए अकेले डंजन क्यों गई। बातों बातों में ओरहान सेल्मा को बताता है कि उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है और अब वो लगभग एक आवारा एडवेंचरर बन चुका है। वह तुरंत देखता है कि सेल्मा की आंखें चमक उठती है और वह सोचने लगता है कि शायद वह उसे अपनी पार्टी में भर्ती करने के बारे में सोच रही है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, ओरहान खुद ही सेल्मा से कह देता है कि फिलहाल उसका किसी भी पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। सेल्मा उसे घमंडी बनने से रोकते हुए कहती है कि वो खुद को ज्यादा अहम न समझे और उससे पूछती है कि क्या वो एक काम करने के लिए तैयार है। ये सुनकर ओरहान चौंक जाता है और उत्सुक होकर उस काम के बारे में पूछता है। सेल्मा बताती है कि उसकी गिल्ड की एक बहुत बड़ी पार्टी कल डंजन में जाने वाली है। उस पार्टी में बहुत सारे नए एडवेंचरर्स होंगे और एस रैंक मेंबर्स का काम होगा कि वे उनकी रक्षा करें। ये सुनिश्चित करें कि हर 10 लेवल्स पर आने वाले फ्लोर बॉसेस को हराया जाए और किसी भी तरह की कैजुअलिटी न हो। वो बताती है कि इस एक्सपेडिशन को एक स्पॉन्सर ने ग्रीन लाइट दी है और वह चाहती है कि ओरहान एक एक्स्ट्रा एडवेंचरर के रूप में उनके साथ चले। वो ओरहान से ये भी कहती है कि वो उसकी स्किल्स और स्ट्रेंथ का बहुत सम्मान करती है, वरना वो उससे ये प्रस्ताव कभी नहीं रखती। ये बात ओरहान के दिल को चीर जाती है, क्योंकि असल में उसे उसकी पार्टी से इसी वजह से निकाला गया था। जब सेल्मा ने कभी अपनी मैजिक का प्रदर्शन किया था, तब उसकी पार्टी के सदस्य उससे बहुत प्रभावित हो गए थे और तभी उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें भी अपनी पार्टी के लिए एक बेहतर मेज चाहिए। ओरहान आखिरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक शर्त पर कि वह डंजन में सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन के रूप में जाएगा, क्योंकि अब वो खुद को मेज नहीं मानता। सेल्मा को ये बात थोड़ी चिंता में डाल देती है, लेकिन वह सोचती है कि उसे रिक्रूट करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हालात बिगड़ने पर शायद वो खुद ही फिर से मेज की भूमिका में लौट आएगा। डिनर के बाद ओरहान कुछ गियर खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है। वहाँ का बूढ़ा दुकानदार उसे तुरंत ऐसे स्वागत करता है जैसे वह कोई पुराना दोस्त हो। वह बूढ़ा आदमी शुरू से ही ओरहान का आर्मोर और वेपन सप्लाई रहा था, उस समय से भी जब ओरहान कुछ भी नहीं था। भारी दिल के साथ ओरहान उसे बताता है कि अब वो उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अब हीरोज पार्टी में नहीं रहा। वो कहता है कि अब किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वह कौन से हथियार इस्तेमाल करता है या अपना आर्मोर कहाँ से लेता है। वह बूढ़े आदमी से माफी मांगता है कि वह उसे निराश कर रहा है, लेकिन बूढ़ा आदमी बस मुस्कुरा देता है और ओरहान को अब तक किए गए हर काम के लिए धन्यवाद देता है। वो कहता है कि लोग अब भी उसकी बात सुनेंगे, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान है, ताकतवर है और एक दिन फिर से ऊपर पहुंचने का रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। ये बात ओरहान की आंखों में आंसू ले आती है। उसे एहसास होता है कि अभी भी कोई है जो उस पर भरोसा करता है। उसी पल वो फैसला करता है कि वह अपनी पूरी ताकत झोंक देगा और खुद को फिर से जमीन से उठाकर खड़ा करेगा। अगली सुबह ओरहान सोफिया के साथ सिल्वर रैबिट क्लैन के मुखिया विंस से मिलने जाता है। विंस उनका स्वागत करता है और खुद का परिचय देता है।
ओरहान जवाब देता है कि इतने शक्तिशाली क्लैन के लीडर से मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। विंस मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे दोनों बराबर है। विंस बताता है कि वो ओरहान की उपलब्धियों से अच्छी तरह वाकिफ है और जानता है कि हीरोज पार्टी की सफलता में ओरहान की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो कहता है कि अब औपचारिक बातें छोड़कर उन्हें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाला असल में क्या सोच रहा है और इस टीचिंग एक्सपीडिशन पर ध्यान देना चाहिए। विंस सेल्मा की ओर मुड़ता है और उससे पूरी योजना समझाने को कहता है। सेल्मा बताती है कि वे डंजन के पहले फ्लोर से लेकर सीधे 51वें फ्लोर तक सिर्फ 3 दिनों में जाएंगे। पहले दिन वे 21वें फ्लोर तक पहुंचेंगे, दूसरे दिन 36वें फ्लोर तक और तीसरे दिन उनका लक्ष्य 51वें फ्लोर को कॉन्कर करना होगा। ये सब समझाते हुए सेल्मा को कल की वह बातचीत याद आती है जो उसकी विंस से हुई थी, जब उसने उसे बताया था कि ओरहान को हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है। विंस ने तुरंत कहा था कि हीरोज पार्टी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है क्योंकि ओरहान के बिना वे पहले जितने मजबूत थे उतने कभी नहीं रह पाएंगे। सेल्मा भी इससे सहमत थी। उसने कहा था कि ओरहान की सपोर्ट मैजिक ने उन्हें उस स्तर तक पहुंचाया जहां वे उसके बिना कभी नहीं पहुंच सकते थे। वह जानती थी कि रॉ पावर में ओरहान की सपोर्ट मैजिक कुछ एस रैंक सपोर्ट मेजेस जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन वह अपनी कास्टिंग स्पीड से इस कमी को पूरा कर देता है जो खुद सेल्मा से भी कम 4 गुना तेज है। उसे वो लड़ाई भी याद आती है जहां ओरहान अपनी कई ओरिजिनल स्पेल्स इस्तेमाल कर रहा था और उससे भी बढ़कर उसकी स्थिति को समझने और तुरंत सही फैसला लेने की क्षमता लगभग अनमैच थी। उसके बिना हीरोज पार्टी अपनी टॉप पोजीशन बनाए नहीं रख पाएगी और इसका मतलब ये है कि सिल्वर रैबिट्स इस मौके का फायदा उठाकर देश की सबसे मजबूत पार्टी बन सकती है। ये सब सुनकर विंस थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि इतना प्रतिभाशाली एन्चांटर ऐसे जॉन डंजन रेड में क्यों शामिल होगा जहां उसे खुद के लिए कुछ खास हासिल नहीं होना है। सेल्मा जवाब देती है कि ज्यादातर सपोर्ट मेजेस को वो पहचान नहीं मिलती जिसके वे हकदार होते हैं। वो खुद मशहूर है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मैजिक दिखने में फ्लैशी है, जबकि असली ताकतवर मेजेस अक्सर अंधेरे में ही रह जाते हैं बिना किसी पहचान के। सेल्मा इन्हीं बातों में खोई रहती है। तभी ओरहान की आवाज उसे वर्तमान में वापस ले आती है। ओरहान पुष्टि करता है कि कुल 10 रुकी पार्टीज डंजन में जाएंगी और उनके साथ 5 एस्कॉर्ट्स होंगे जिनमें सेल्मा और वो खुद शामिल होंगे। रुकीज बारी बारी से सभी मॉन्स्टर से लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई असामान्य स्थिति आती है तो एस्कॉर्ट्स बीच में कूदकर उन्हें बचाएंगे ताकि रुकीज को कोई नुकसान न हो। लेकिन ओरहान को एक बात समझ नहीं आती। वो पूछता है सिर्फ 5 एस्कॉर्ट्स ही क्यों? अगर मकसद रुकीज को सुरक्षित अनुभव देना है तो कई एरंग पार्टीज को क्यों नहीं रखा गया? सिर्फ 5 अलग अलग एसरैंकर्स ही क्यों? सेल्मा जवाब देती है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि रुकीज को भी डंजन का असली दबाव महसूस हो और वे अपनी क्षमताओं को ज्यादा न आके। ओरहान को उसकी ये बात बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं लगती, लेकिन वह जानता है कि जो इंसान किसी क्लैन से जुड़ा नहीं है उसे वे अपने असली इरादे कभी नहीं बताएंगे। इसके बावजूद ओरहान ये क्वेस्ट स्वीकार करने का फैसला करता है क्योंकि वैसे भी उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। विंस इस फैसले से खुश नजर आता है और कहता है कि उसे पहले ही 2 गोल्ड कॉइन्स एडवांस में दिए जाएंगे और काम पूरा होने पर 10 और मिलेंगे। ये सुनकर ओरहान थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो लगभग 1 साल की कमाई के बराबर है। सेल्मा जवाब देती है कि वे उसकी कद्र करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि उसे पूरा और सही मुआवजा मिले। ओरहान उन्हें धन्यवाद देता है और अगले दिन सुबह मिलने का वादा करता है, अच्छे की उम्मीद करते हुए। अगली सुबह जल्दी आ जाती है और ओरहान डंजन के एंट्रेंस पर पहुंचता है जहां उसे बहुत सारे नए एडवेंचरर्स अपनी यात्रा के लिए इंतजार करते हुए मिलते हैं। वह जल्दी ही सोफिया और सेल्मा को तैयार खड़े देखता है। वह सेल्मा के आउटफिट की तारीफ करता है जिससे सोफिया चिढ़ जाती है और उसे फिर याद दिलाती है कि वो अभी नाबालिग है। ओरहान उसे कहता है कि थोड़ा चिल करे क्योंकि वह माइकल जैक्सन का भी फैन नहीं है। सोफिया उससे पूछती है कि वह अब कहाँ रह रहा है क्योंकि पहले वो अपनी पार्टी के मैंशन में रहता था। ओरहान जवाब देता है कि फिलहाल वह इनमें रह रहा है लेकिन जल्द ही कोई सही जगह भी ढूंढ लेगा। इसके बाद ओरहान चारों तरफ देखता है और कहता है कि लगता है सब लोग आ चुके हैं और अब उन्हें एक्सपीडिशन शुरू कर देनी चाहिए। सेल्मा सहमति में सिर हिलाती है और सोफिया को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहती है। फिर ओरहान को बाकी 3 एस्कॉर्ट्स के पास ले जाती है जो इस यात्रा को स्मूथली चलाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। सेल्मा ओरहान को बाकी एस्कॉर्ट से मिलवाती है और कहती है कि वह बेहद ताकतवर है और वो उस पर भरोसा करती है। बाकी तीनों एस्कॉर्ट्स तुरंत उसका स्वागत करते हैं। अपना परिचय देते हुए नीले बालों वाला लड़का एंड बताता है कि वह एक टैंक है। उसके बाद सुनहरे बालों वाला बर्न खुद को भी टैंक बताता है। आखिरी में छोटी बालों वाली लड़की खुद को हीलर बताती है। उसका नाम कैथी है। ओरहान तुरंत समझ जाता है कि वह खुद फ्रंटलाइन अटैकर है और सेल्मा एन्चांटर है। इस तरह ये एस्कॉर्ट्स की एक बहुत बैलेंस्ड पार्टी बन जाती है। लेकिन वह सोचता है कि अगर उसने उनका ऑफर ठुकरा दिया होता तो उनका क्या प्लान होता। उसे साफ लगने लगता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन फिलहाल वह आगे बढ़ने का फैसला करता है और देखना चाहता है कि आगे क्या होता है।
कुछ ही देर बाद सेल्मा सभी रुकीज को एक जगह इकट्ठा करती है और उन्हें ओरहान से मिलवाती है। वो बताती है कि इस यात्रा के लिए उन्हें एक बेहद ताकतवर हेल्पर मिला है, इसलिए उन्हें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। वह कहती है कि ओरहान 94वें फ्लोर तक जा चुका है, जहाँ तक वो खुद भी अभी तक नहीं पहुंची है। साथ ही वो हीरोज पार्टी का हिस्सा रह चुका है, जो उसे देश के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बनाता है। ये सब सुनकर नए एडवेंचरर्स का हौसला काफी बढ़ जाता है और वे इस यात्रा को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं। लेकिन इतना दबाव ओरहान को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कराने लगता है, क्योंकि अब उसे पता था कि इतने सारे लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। इसके बाद सेल्मा बाकी एस्कोर्ट्स को अपनी अपनी पार्टी संभालने को कहती है और ओरहान से बताती है कि वह 10वीं पार्टी को लीड करेगा, जो उन सब में सबसे प्रॉमिसिंग मानी जाती है। सेल्मा का मानना था कि सही गाइडेंस मिलने पर यह पार्टी मिडिल लेवल डंजन्स को भी आसानी से संभाल सकती है। ये बात ओरहान को फिर से थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वह सोचता है कि एक आउटसाइडर को सबसे बेहतरीन पार्टी क्यों सौंपी जा रही है। फिर भी वह 10वें ग्रुप की ओर बढ़ता है और देखता है कि सोफिया भी उसी ग्रुप में है। वह पूछता है कि क्या उनकी पार्टी का कोई सदस्य देर से आने वाला है, क्योंकि उसे सिर्फ 3 लोग ही नजर आ रहे थे। लेकिन सुनहरे बालों वाला लड़का लोगन कहता है कि उनकी पार्टी में सिर्फ वही 3 लोग हैं। ये बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि 3 लोगों की पार्टी बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन लोगन कहता है कि उनकी पार्टी में सिर्फ 3 लोग इसलिए हैं क्योंकि कोई भी उनके साथ टिक नहीं पाता। वो खुद को पार्टी का लीडर बताता है और दावा करता है कि वह एक एन्चांटर है, जो एक दिन सेल्मा से भी बेहतर बनेगा। ओरहान तुरंत समझ जाता है कि इस लड़के में एटीट्यूड की कमी नहीं है और वह सोचता है कि कहीं ये बात भविष्य में उसके लिए परेशानी न बन जाए। फिर वह दूसरी लड़की की ओर बढ़ता है। लड़की अपना नाम कैरोल बताती है और कहती है कि वह एक टैंक है। लेकिन ओरहान देखता है कि उसने कोई आर्मोर नहीं पहना हुआ है। वह पूछता है कि क्या वह डंजन के अंदर जाकर आर्मोर पहनेगी, तो वह जवाब देती है कि वह कोई शील्ड या आर्मोर इस्तेमाल नहीं करती। ओरहान पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वह ब्लॉक करने से ज्यादा डॉज करने पर भरोसा करती है। कैरोल कहती है कि वह बिल्कुल सही समझा, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई मॉन्स्टर उसे छुए भी। डॉज टाइप टैंक्स बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि वे अपनी तेजी और स्किल्स से मॉन्स्टर्स के हमलों से बचते हुए पास से काउंटर अटैक करते हैं। लेकिन इसके लिए असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो इस लड़की के पास साफ तौर पर नहीं था। ओरहान पूछता है कि क्या क्लैन ने उसे पहले ही इसके बारे में चेतावनी नहीं दी थी। लोगन जवाब देता है कि क्लैन ने कैरोल को कई बार कहा था कि जब तक उसे अनुभव न हो जाए वो एक नॉर्मल टैंक की तरह काम करे, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। अब ओरहान को एहसास होता है कि ये पार्टी एक तरफ तो स्टार पार्टी है, लेकिन दूसरी तरफ यही प्रॉब्लम पार्टी भी है, जिससे एस्कॉर्ट शायद बचना चाहते थे। कुछ ही देर बाद एक्सपेडिशन शुरू हो जाती है और सभी डंजन में प्रवेश करते हैं। कैरोल एक पल के लिए भी चुप नहीं रहती और लगातार ओरहान से पूछती रहती है कि उसने पार्टी क्यों छोड़ी। ओरहान को समझ नहीं आता कि वह उसे कैसे चुप कराए। उनकी यात्रा फिलहाल स्मूथली चलती रहती है, क्योंकि ओरहान उनके पीछे मैजिकल ट्रैप्स लगाता जाता है, जो अपने आप ही छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। वह बेकार की लड़ाइयों में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। आखिरकार वे 20वें फ्लोर पर पहुंचते हैं और अब ओरहान को अपनी पार्टी की असली समझ मिलने लगती है। उसे एहसास होता है कि लोगन सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि सच में एक अच्छा एन्चांटर है और अगर वह ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो आसानी से एरन पार्टी के स्तर पर काम कर सकता है। लेकिन डायरेक्शन देने में वह कमजोर है, जो एक एन्चांटर के लिए बहुत जरूरी होता है। कैरोल बेहद तेज है, जो एक डॉज टाइप डिफेंडर के लिए जरूरी भी है, लेकिन उसकी 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली ये कि वह बिना सोचे समझे सीधे मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ती है, जबकि उसका असली काम पार्टी की रक्षा करना होना चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि वह अपने मुख्य हथियार के तौर पर 2 छोटे डैगर्स इस्तेमाल करती है, जो उसके स्टाइल के मुताबिक तो सही है, लेकिन असली लड़ाई में शायद उनमें उतनी डिस्ट्रक्टिव पावर न हो। सोफिया रॉ टैलेंट के मामले में उन सब में सबसे कमजोर है, लेकिन वह किसी कंप्लीट रूकी से बेहतर है और उसमें कोई बड़ी कमी नहीं है। यही वजह है कि वह इस ग्रुप की सबसे बैलेंस्ड मेंबर बन जाती है। गुफा के आखिरी हिस्से में एस्कॉर्ट्स लेवल 20 फ्लोर बॉस को हरा देते हैं, जिससे वे 21वें फ्लोर की ओर बढ़ सकते हैं, जो पहले दिन का उनका लक्ष्य था। कंप्लीशन के प्रूफ के तौर पर वे अपनी आईडी कार्ड्स रजिस्टर करवाते हैं और फिर रात को आराम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, ताकि अगली सुबह फिर आगे बढ़ सके। लेकिन अगली सुबह जब ओरहान उठता है तो वो एक अखबार देखकर टूट जाता है। उसके फ्रंट पेज पर उसकी तस्वीर छपी होती है। हीरोज पार्टी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी होती है कि उन्होंने ओरहान को पार्टी से निकाल दिया है और उसकी जगह एक नया एन्चांटर रख लिया है। ये खबर उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा जख्म दे जाती है, लेकिन वह जानता है कि अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वह बाहर निकलकर बाकी लोगों से डंजन के बाहर मिलने जाता है, ये सोचते हुए कि आज की हेडलाइन पढ़ने के बाद रुकीज उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। रास्ते में उसे नीले बालों वाली एक लड़की रोकती है। वो लूना होती है, जो हीरोज पार्टी की हीलर थी। ओरहान को याद आता है कि उसके आखिरी दिनों में जब बाकी सब लोग उससे ठंडे व्यवहार करने लगे थे, तब भी लूना हमेशा मुस्कुराकर उससे बात करती थी और उसकी मदद के लिए तैयार रहती थी। जिस दिन उसे पार्टी से निकाला गया था,
उस दिन लूना किसी काम से बाहर गई हुई थी। अगर वह वहाँ होती तो शायद बाकी लोग उसे इतनी आसानी से पार्टी से बाहर नहीं निकाल पाते। लूना ओरहान के हाथ पकड़ लेती है और उससे वापस आने की भीख मांगती है। वह कहती है कि वह कोई न कोई तरीका निकाल लेगी जिससे पार्टी को ये समझा सके कि उन्हें उसकी कितनी जरूरत है। वह उन्हें दिए गए उस वादे की याद दिलाती है कि वे सब मिलकर ग्रेट डंजन को क्लियर करेंगे। लेकिन ये बात ओरहान को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो कहता है कि वो वादा उन तीनों ने मिलकर किया था, जिसमें ओलिवर भी शामिल था, और वही ओलिवर उसे पार्टी से निकालने वाला इंसान है। टूटे हुए दिल के साथ ओरहान मुड़ जाता है और लूना से कहता है कि वो कभी भी उस पार्टी में वापस नहीं जाएगा। इसके बाद वह डंजन के एंट्रेंस की ओर बढ़ जाता है। रास्ते में ओरहान यही सोचता रहता है कि उसे हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है, और यही बात आज अखबार में साफ साफ लिखी हुई थी। इसका मतलब ये था कि अब सभी नए रिक्रूट्स भी ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि उसके बारे में क्या सोचे, खासकर तब जब सेल्मा ने उसे हीरोज पार्टी का सदस्य बताकर इतना हाइप किया था, और अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। वो जल्द ही डंजन के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, जहां उसे सभी रुकीज अंदर जाने के लिए इंतजार करते हुए मिलते हैं। लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। साफ साफ समझ आ रहा था कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान आज का अखबार देख चुका है। नए एडवेंचरर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओरहान अब हीरोज पार्टी में नहीं रहा। लोगन सोचता है कि अगर ओरहान ने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी होती तो बात अलग होती, लेकिन अखबार में साफ लिखा था कि ओरहान को कमजोर होने की वजह से हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है, और यही बात सब कुछ बदल देती है। ओरहान रुकीज को ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मिलाजुला सा रिस्पॉन्स मिलता है। उसे एहसास हो जाता है कि सिर्फ एक बेवकूफ अखबार की हेडलाइन की वजह से अब वो उतना वेलकम नहीं रहा जितना कल था। उसी समय सेल्मा, एंट, बर्न और कैथी के साथ वहाँ पहुँचती है और तुरंत ओरहान से माफी मांगती है। वो कहती है कि ये गलतफहमी उसकी वजह से हुई, क्योंकि उसी ने रुकीज को शांत करने के लिए ये बात ज्यादा उछाल दी थी कि ओरहान पहले हीरोज पार्टी का हिस्सा था। ओरहान तुरंत उसे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वह अपना सिर हमेशा की तरह ऊंचा रखे और पार्टी को डंजन में लीड करे, जबकि वो पीछे से सपोर्ट देगा। एंड, बर्न और कैथी भी कहते हैं कि ओरहान और हीरोज पार्टी के बीच जो भी हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि ओरहान इस दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से है जो 94वें फ्लोर तक जाकर वापस लौटे हैं। यह बात ओरहान को थोड़ा सुकून देती है। वो अपनी पार्टी की ओर बढ़ता है, जहां सोफिया और कैरोल पूरे दिल से उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। लेकिन लोगन थोड़ा झिझका हुआ लगता है और उसे समझ नहीं आता कि ओरहान से कैसे बात करे। ओरहान खुद ही माहौल हल्का करने का फैसला करता है और अपनी पार्टी से पूछता है कि क्या उन्होंने आज का अखबार देखा है। सोफिया और कैरोल दोनों कहती हैं कि उन्होंने अखबार देखा है, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं क्योंकि वो झूठ से भरा हुआ है। लोगन कहता है कि वो फॉक्स न्यूज सब्सक्राइब नहीं करता, इसलिए उसे सच सुनने की आदत है, और वो ओरहान से पूछता है कि क्या अखबार ने सच लिखा है। ओरहान जवाब देता है कि टेक्निकली अखबार सच ही है, क्योंकि उसे सच में पार्टी से निकाल दिया गया था ये कहकर कि वह कमजोर है। वो बाकी सदस्यों से माफी मांगता है कि उसने पहले ये बात नहीं बताई और कहता है कि वो वैसा हीरो नहीं है जैसा लोग उसे समझते हैं। सोफिया अब और नहीं सह पाती और कहती है कि वह झूठ बोल रहा है। वो कहती है कि वो बेहद ताकतवर है, क्योंकि उसने खुद उसे अकेले ही ऑक्स की एक बड़ी भीड़ को बिना पसीना बहाए खत्म करते देखा था। ओरहान उसे धन्यवाद देता है और बाकी पार्टी से कहता है कि भले ही वह अब हीरोज पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वह उन्हें 51वें फ्लोर तक आसानी से पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है और उनसे उस पर भरोसा करने को कहता है। लड़कियां इस बात से संतुष्ट हो जाती है, लेकिन लोगन निराश लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद वे डंजन में प्रवेश करते हैं। आज उन्हें 21वें फ्लोर से 35वें फ्लोर तक जाना था। ओरहान को अब भी उन्हें कोई आदेश या गाइडेंस देने की अनुमति नहीं थी। उसे बस पीछे रहकर ऑब्जर्व करना था और तभी बीच में कूदना था जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। यात्रा स्मूथली चलती रहती है। कैरोल अपने ट्विन डैगर्स और क्लोज कॉम्बैट स्टाइल से 24वें फ्लोर के मॉन्स्टर्स को आसानी से संभाल लेती है। 30वें फ्लोर पर सोफिया बड़े मॉन्स्टर्स को संभाल लेती है, जिसे देखकर खुद ओरहान भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद उसने सोफिया को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। फिर वे 31वें फ्लोर पर पहुंचते हैं, जो मिडिल फ्लोर्स माने जाते हैं। इसका मतलब था कि अब रुकीज अनजान इलाके में आ चुके हैं और उन्हें अपने गाइड्स की मदद और सलाह की जरूरत थी। इस बार ओरहान आगे बढ़ता है और अपनी पार्टी से पहले चलता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कहीं कोई असामान्य खतरा छिपा न हो। अचानक उसे आगे गॉब्लिन्स की मौजूदगी का एहसास होता है और वो पार्टी को लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। उसे ये भी पता चलता है कि एक ओआरसी भी इसी इलाके में भटक रहा है, जिससे लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसे अपनी रुकीज की काबिलियत पर भरोसा होता है। वो तुरंत कैरोल को गॉब्लिन्स पर हमला करने को कहता है और सोफिया को लॉन्ग रेंज मैजिक से ओआरसी को संभालने के लिए कहता है।
कैरोल तुरंत गॉब्लिन से भिड़ जाती है और सोफिया ओआरसी पर हमला करने की तैयारी करती है। ओरहान फिर लोगन से कहता है कि वह सपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करे, लेकिन उसके बोलने से पहले ही लोगन कई मैजिकल सर्कल्स बना चुका होता है और कैरोल पर एजिलिटी स्पेल्स डाल देता है ताकि उसे गॉब्लिन्स के खिलाफ फायदा मिल सके। लोगन अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि ओरहान जैसा इंसान उसे गाइड कर सकता है, खासकर जब उसे लगता था कि ओरहान की सलाह इतनी बेसिक है कि कोई भी दे सकता है। अचानक हालात बिगड़ जाते हैं क्योंकि ओआरसी सोफिया के पीटीएसडी को ट्रिगर कर देता है और वो घबरा जाती है, खुद को हमले के लिए तैयार नहीं कर पाती। ये सबके लिए खतरनाक हो सकता था क्योंकि लोगन अभी भी कैरोल पर ध्यान देकर स्पेल्स डाल रहा था। लोगन असहाय होकर ओरहान की ओर देखता है, ये सोचते हुए कि वह कैसा गाइड है, जब वह देखता है कि ओरहान एक मैजिकल साइन बना रहा है जिससे ओआरसी की स्पीड काफी कम हो जाती है। ओरहान सोफिया के पास जाता है और उससे कहता है कि वह समय ले, सही निशाना लगाए, क्योंकि वो ओआरसी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसे उससे डरने की जरूरत नहीं है। सोफिया गहरी सांस लेती है और एक विशाल फायरबॉल बनाती है जो ओआरसी को पूरी तरह नष्ट कर देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि ओरहान भी, जिसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोफिया एडवांस्ड लेवल मैजिक इस्तेमाल कर सकती है। कैरोल दौड़कर सोफिया को गले लगा लेती है और ओरहान उसकी तारीफ करता है। इसके बाद वे 35वें फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां उनका सामना डेथ टेरेंटुला से होता है। लोगन घबरा जाता है और सोचता है कि वे सब मरने वाले हैं क्योंकि उसके हिसाब से वे इस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते, लेकिन सोफिया और कैरोल दोनों को ओरहान पर पूरा भरोसा होता है और वे उसके आदेश का इंतजार करती है। ओरहान लोगन को कैरोल पर एजिलिटी अप और स्ट्रेंथ अप डालने को कहता है और सोफिया पर मैजिक अप। लोगन सोचता है कि ओरहान पागल हो गया है क्योंकि वो फिर से वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आदेश मान लेता है। ओरहान कैरोल को क्लोज कॉम्बैट में मॉन्स्टर को एंगेज करने और उसका ध्यान अपनी ओर बनाए रखने को कहता है। कैरोल तुरंत टेरेंटुला की ओर दौड़ पड़ती है। लोगन उसे रोकना चाहता है, लेकिन ओरहान उसे रोक देता है और कहता है कि अगर वो आगे गया तो वे सब डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। फिर ओरहान सोफिया को मॉन्स्टर की पीठ पर हमला करने को कहता है। सोफिया तुरंत उसके सिर पर कूदती है और अपनी तलवार उसकी पीठ पर घसीटती है। ओरहान उसे कहता है कि मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर रखे, लेकिन जहर से भरे हमलों से बचते रहे। स्पाइडर कैरोल पर अपने नुकीले पैर से वार करता है, लेकिन कैरोल लगातार अटैक्स डॉज करती रहती है और कुछ वारों को पलट भी देती है। ओरहान लोगन से कहता है कि वह कैरोल पर स्पेल्स जारी रखे क्योंकि अब उसकी जान उसी के हाथ में। फिर वह सोफिया से मॉन्स्टर को जमीन पर गिराने को कहता है। सोफिया उसकी टांगों पर एरो कटर एबिलिटी इस्तेमाल करती है और उसे गिरा देती है। कैरोल खुशी मनाने लगती है, लेकिन ओरहान उसे सावधान रहने को कहता है क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। स्पाइडर अपने जाले से कैरोल को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। ओरहान तुरंत लोगन को कैरोल पर स्ट्रेंथ अप और स्पीड अप डालने को कहता है। कैरोल घबरा जाती है और मदद की गुहार लगाती है। ओरहान सोफिया से रॉक एरो तैयार करने को कहता है और कैरोल के डैगर्स पर शार्पनेस एनहांसमेंट डाल देता है। कैरोल जाले से खुद को छुड़ा लेती है और सोफिया रॉक एरो से मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। इसके साथ ही उस दिन की एक्सपेडिशन खत्म हो जाती है। ओरहान लोगन की तारीफ करता है कि उसके सपोर्ट स्पेल्स के बिना वे आज की लड़ाइयां नहीं जीत पाते। जब वे गुफाओं से बाहर निकलते हैं तो सूरज ढलने लगता है। सेल्मा सभी रुकीज को उनकी मेहनत के लिए बधाई देती है और कहती है कि उन्होंने अब तक शानदार काम किया है। कल उनकी यात्रा का आखिरी दिन होगा, इसलिए उन्हें ठीक से आराम और खाना चाहिए। सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। तभी एंट और बर्न ओरहान को लंच पर बुलाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद ओरहान यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। शहर लौटते समय लोगन सोफिया से उस दिन के बारे में पूछता है जब ओरहान ने पहली बार उसकी जान बचाई थी और पूछता है कि उसने कौन कौन से स्पेल्स इस्तेमाल किए थे। सोफिया याद करने की कोशिश करती है और बताती है कि उसने पहले वाइन ब्लास्ट किया था और फिर अपनी तलवार को मैजिक से एनहांस करके हर ओआरसी को काट डाला था। लोगन को एहसास होता है कि ओरहान बहुत अलग है। आज उसने देखा था कि ओरहान ने कैजुअली ओआरसी की एजिलिटी कम कर दी थी। ऐसे स्पेल्स को डीबफ कहा जाता है और इन्हें करना बेहद मुश्किल होता है। सेल्मा जैसी महान मेज भी कई दिनों में सिर्फ एक डीबफ कर पाती है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। इसके अलावा ओरहान बिल्कुल परफेक्ट स्पेलकास्टर की तरह लड़ रहा था। उसे पता था कि कौन सा स्पेल कब खत्म होगा और वो पहले से एनिमी की मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर रहा था। लोगन को एहसास होता है कि उसने ओरहान को पूरी तरह गलत समझा था। वो सिर्फ एक मेज नहीं बल्कि एक जीनियस है। शहर पहुंचकर ओरहान बर्न और एंट के साथ टैवर्न में बैठता है। वे उसे कहते हैं कि वह जो चाहे ऑर्डर करे, आज सब उनका ट्रीट है। वे उससे उसके असली रोल के बारे में पूछते हैं। ओरहान बताता है कि वो हमेशा से स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता था। जब उसने अपने दादा को एक विशाल बीस्ट को मारते देखा था, तभी उसने ठान लिया था कि वह भी स्वॉर्ड्समैन बनेगा। वो हीरोज पार्टी में कुछ समय तक स्वॉर्ड्समैन रहा,
लेकिन जैसे जैसे वे नीचे के फ्लोर्स पर जाने लगे, मॉन्स्टर्स की ताकत बढ़ने लगी। सेल्मा ने टीम स्ट्रैटेजी पॉपुलर की, जहां सब डिसीजंस एन्चांटर पर निर्भर होते थे। उनकी पार्टी में कोई एन्चांटर बनने लायक नहीं था, इसलिए ओरहान को वह रोल लेना पड़ा। पार्टी के लिए उसने अपनी स्वॉर्ड्समैन की पहचान छोड़ दी। वो कड़वाहट से सोचता है कि हीरोज पार्टी अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन फिर उन बातों को छोड़ देता है। वो लड़कों से कहता है कि अब वो ऐसा स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है जो अकेले ही लोअर फ्लोर्स संभाल सके। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन हीरोज पार्टी उसी डंजन में उससे मिलने वाली थी। यहीं ये कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।